नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे बांग्लादेश के ऊपर। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में तो जो अराजकता फैली हुई है उसका असर हमारे देश में भी पड़ रहा है। बांग्लादेश का इतिहास सभी जानते हैं कि कैसे वो बना, कैसे उदय हुआ और भारत की उसमें क्या भूमिका थी। भारत ने किस तरह बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और पाकिस्तान को बहुत बुरी करारी शिकस्त दी थी युद्ध में। यूँ तो बांग्लादेश का इतिहास अपने आप में खुद अपने आप को समेटे हुए है कि वहाँ पर जो वहाँ के आज़ादी के बांग्लादेश के मुक्तिदाता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु की उपाधि दी गई थी, उनकी हत्या से शुरू होता है कि जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश का उदय किया, बांग्लादेश का निर्माण किया, वहीं पर उन्हीं के सैनिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो दूसरे उनके साथी थे, विश्वस्त थे, सेना के कमांडर थे, कमांडर इन चीफ जनरल जियाउर रहमान, वो भी एक चुने हुए राष्ट्रपति थे और उनकी भी 1981 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ काम चलाऊ राष्ट्रपति बने अब्दुस सत्तार। जब वो शासन में थे तो वहाँ के ही सेना के जनरल मोहम्मद इरशाद ने उनका तख्ता पलट दिया और खुद सत्ता में बैठ गए। और मोहम्मद इरशाद ने लगभग 8 साल तक बांग्लादेश की सत्ता संभाली। और इस दौरान कई मौके ऐसे आए जहां से भारत और बांग्लादेश में विवाद की स्थिति बनी। और जब वो नए नए सत्ता में आए थे तो एक बार काफ़ी सेना में काफ़ी तनाव हो गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अच्छे से समझा दिया था कि आप अपने स्तर से सत्ता चलाएं, आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें। उसके बाद इरशाद समझ गए थे कि उनकी क्या सीमाएं हैं और उन्होंने अपने तरीके से अपने तानाशाही सत्ता चलाई। इस दौरान उन्होंने जो असम में उग्रवाद था और जो बोडोलैंड का आंदोलन था, उन उग्रवादियों के लिए और उन अतिवादियों के लिए, पृथकतावादियों के लिए जितनी सुविधा मुहैया करा सकते थे, मोहम्मद इरशाद कराते रहे अपने 8 साल के कार्यकाल में। और उन्हें काफ़ी पृथकतावादियों का समर्थन किया और उन्हें काफ़ी मदद पहुंचाई। और ये बात जग जाहिर है, 8 साल तक वो सत्ता में रहे और इस दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी सामान्य भी रहे, कुछ तनावग्रस्त भी रहे। जब जब वो नए सत्ता में आए थे तो उन्होंने कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी हठ धर्मता दिखाने की कोशिश की थी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तत्कालीन समय पर, तो उन्होंने बता दिया था मोहम्मद इरशाद को कि आपकी कितनी क्षमताएं और सीमाएं हैं। तो मोहम्मद इरशाद बहुत जल्दी इस बात को समझ गए थे और फिर दोबारा से फिर उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन इस दौरान वही जो एजेंडा होता है तानाशाह का कि वो असम के जो अलगाववादी पृथकतावादी नेता थे और ये पश्चिम बंगाल का जो एक क्षेत्र है दार्जिलिंग, जिसे बोडोलैंड कहते हैं, उसके भी जो पृथकतावादी नेता थे उनको मोहम्मद इरशाद ने बहुत प्रश्रय दिया और जम के प्रश्रय दिया। लेकिन भारत सरकार इतनी सजग रहती थी कि वो कुछ विशेष कर नहीं पाए और भारत सरकार ने बड़ी तरीके से असम समझौता और बोडोलैंड समझौता सुभाष घी के साथ करके वो समस्या ही समाप्त कर दी। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय की बात है। उसके बाद 1990 में बांग्लादेश ने कहा कि हम अब इस तानाशाह के शासन में नहीं रहना चाहते और हमें इस तानाशाह से मुक्ति चाहिए। और वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया, मुसलमान, हिंदू,
जितने भी लोग थे, सिख ईसाई जितने भी थे, सबने एक साथ, सारे राजनीतिक दलों ने एक साथ आंदोलन किया और मोहम्मद इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी। और इसके बाद वहाँ चुनाव हुए तो जो जियाउर रहमान की पत्नी बेगम खालिदा जिया वो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने शासन चलाया। एक बात और बताऊं कि 1990 में बांग्लादेश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ आई थी और तूफान आया था। बांग्लादेश तबाह हो गया था उस दौरान। तो भारत ने उस दौरान बांग्लादेश की अन्न के रूप में, दवाई के रूप में, रजाई के रूप में इतनी मदद की थी कि बांग्लादेश उससे साल भर काम चला सकता था। इतनी मदद की थी भारत ने कि हमारा पड़ोसी है और पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया तो हमारी जिम्मेदारी है। उस समय चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद चुनाव हुए तो जो बंगबंधु थे उनकी जो बेटी बच गई थी उस हत्याकांड में, उनकी पार्टी अवामी लीग ने चुनाव जीते और वो लगातार फिर प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की। और उनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने बहुत उन्नति की और जो भारत से संबंध थे बांग्लादेश के वो बहुत बेहतर चले। बहुत अच्छा समन्वय रहा दोनों के बीच में और बांग्लादेश के लिए भारत ने बाजार खोला, बांग्लादेश को सुविधाएं मुहैया कराई और जितना ज़्यादा हो सकता था बांग्लादेश की उन्नति के लिए काम किया। इसी बीच एक घटनाक्रम घट गया अभी बीच में 2024 में, वहां पर भी एक तख्ता पलट हुआ आंदोलन के द्वारा, छात्र आंदोलन के द्वारा। उसमें शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और मोहम्मद यूनुस वहां के कार्यवाहक संचालक बने, सरकार के सलाहकार बने, सरकार वही चला रहे हैं। और जो मोहम्मद यूनुस है वो बांग्लादेश में वित्तीय जानकार और बैंकों के सहकारिता के द्वारा बांग्लादेश के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जितनी भी तरक्की हुई और जितना उन्होंने काम किया और जिस कारण उन्हें नोबेल मिला, उस सारा का सारा श्रेय जो है शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान ही मोहम्मद यूनुस इस मकाम पर पहुंचे हैं और उनकी सत्ता को बेदखल करने में भी अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो मोहम्मद यूनुस की है। कहा जाता है कि अमेरिका के साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को पद से हटवाया है। यहां तक तो ये बात थी, लेकिन अब हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जब से वहां तख्ता पलट हुआ है, यहाँ सत्ता बदली है, बांग्लादेश अराजक स्थिति में है और उस अराजक स्थिति का सबसे जो दुष्परिणाम है वो वहां के रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को भोगना पड़ रहा है। और कुछ क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है वो भी इसी का शिकार है, कुछ बुद्धिस्ट हैं वो भी इसी का शिकार है। और अल्पसंख्यक बहुत ही, कहना चाहिए कि बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भयाक्रांत है पूरी तरीके से, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। जैसी और जगह कहीं घटनाएं घटती हैं तो वो बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश में बहुत कम घटनाएं सामने आ पाती हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होने की। और बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में भारतीय अल्पसंख्यकों के ऊपर। अभी हाल में ही जब बांग्लादेश के जो नेता हैं जिन्होंने विद्रोह किया था शेख हसीना के खिलाफ और बड़ी भूमिका निभाई थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसके बाद वहाँ हिंसा भड़क गई और जो अतिवादी थे, धार्मिक कट्टरवादी थे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने हत्या की वो भारत भाग गए, भारत ने उन्हें संरक्षण दिया। इससे वो और ज़्यादा आग भड़क गई और वहाँ पर जनता ने अल्पसंख्यकों के घरों को जलाया, लोगों को मारा पीटा।
कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोग मर गए होंगे, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन एक तस्वीर जरूर सामने आई कि दीपू दास गुप्ता नाम का एक व्यक्ति था, लड़का ही था, नौकरी करता था। उसको भीड़ ने धार्मिक बेइज्जती के मामले में ईश निंदा, जिसे बनाया गया है कानून, इस्लाम में कानून है ईश निंदा, जिसकी एकमात्र सजा मौत है, उसके तहत उस व्यक्ति के इल्जाम लगाया और उसको घर से निकाला, मारा पीटा, और जब मर गया तो उसे टांग के जिंदा जला दिया। पूरा विश्व में ये बात सामने है। अब आप ये बताएं कि एक देश में ये घटनाएं हो रही हैं, कौन सी इस निंदा, कहाँ की बेइज्जती, न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई सुनवाई। जनता ने तय कर दिया कि इसने ईशनिंदा की और मार डाला। ये कौन सा कबीलाई राज है? लेकिन ये हुआ। इसका असर भारत में पड़ा, भारत में यहाँ पर इसका असर पड़ा। भारत में काफी बहस हुई, आंदोलन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है शहरों में, और मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा की जाए। तो सरकार का क्या रुख है, स्पष्ट तौर से कुछ सामने नहीं आया अभी तक कि सरकार का इस मामले में क्या रुख है, क्या रुख अपनाना चाहती है, वो क्या चाहती है, किस स्तर पर इस स्थिति से निपटा जाएगा, ये अभी किसी के सामने नहीं है। आप बांग्लादेश के प्रति भारत का सरकार का क्या रुख है, आप इससे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में इतना समय हो गया, तख्ता पलट हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक भी बार विपक्षी दलों की मीटिंग इस मुद्दे पर नहीं बुलाई कि वो विपक्ष से चर्चा करें कि ये एक विकराल स्थिति है, वहां पर अल्पसंख्यकों की जिंदगी त्राहि है, तो हमें क्या करना चाहिए, या सरकार ने अपना रुख भी स्पष्ट नहीं किया कि उसे क्या करना है। सिर्फ आंदोलन हो रहे हैं और पुतले फूके जा रहे हैं मोहम्मद यूनिस के, लेकिन इसके अलावा भी भारत सरकार का रुख स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। जबकि अभी तक एक भारत को रूपरेखा बना लेनी चाहिए थी कि इस मुद्दे पर हमें क्या फैसला करना है, क्या निर्णय लेना है। ये चीज अभी तक नहीं हो पाई। सरकार को चाहिए कि वो अविलंब इस स्थिति को, जिस स्थिति से भी उसे निपटना है, जिस तरीके से निपटना है, देश तो उसके साथ सब खड़े हुए हैं, सब उसके साथ खड़े हैं, पूरे पार्टी भी उसके साथ खड़ी हुई है और सबका समर्थन रहता है जब देश में इस तरह की बात आती है। लेकिन वर्तमान में अगर मैं कहूं और आप बताएं सब लोग कि बहस हो रही है, नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस सारी घटनाक्रम के लिए भारत का विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्षों को धिक्कारा जा रहा है, लजाया जा रहा है, सवाल उनसे किए जा रहे हैं जो सवाल बांग्लादेश से होने चाहिए थे, बांग्लादेश के जिम्मेदारों से होने चाहिए थे। बहस में आप देखिए टीवी में वो विपक्षी दलों के नेताओं से सवाल किए जा रहे हैं, वो उनसे पूछे जा रहे हैं, उनको इसका जिम्मेदार ठहराया जैसा जा रहा है। ये नीति नहीं है। आप ये नीति से किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। चुनाव जीत सकते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप इसमें एक देश की एक राय बनाएं, विपक्ष की बैठक बुलाएं, एक समर्थन, एक राय बने, और उसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे बांग्लादेश के हित के लिए, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के हित के लिए, सभी पूरा देश आपके साथ है। लेकिन आपको निर्णय आप ही को लेना है, आप इसमें किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।